तो ई चर्चा लगातार जारी है। ई चर्चा चल रही है अनलॉक कार्यक्रम पर। हमारे साथ में फिलहाल में डॉक्टर शिवम वर्मा हैं। डॉक्टर शिवम, स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर शिवम, क्योंकि आप सभी डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर हैं, तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप इस मुश्किल घड़ी में लगातार लोगों का इलाज करते रहे। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आपने भी कई कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो मैं चाहूंगी जी। कि आप कोरोना के बारे में डिटेल के साथ लोगों को जानकारी दें, और क्योंकि आपने ट्रीटमेंट किया है तो किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। ओके, थैंक यू। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक्चुअली कोरोना वायरस डिसीज एक पेंडेमिक डिसीज है और जी। ये एक आरएनए वायरस है और ये कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले 2002 में ये वायरस चाइना में सार्स नाम से आया था ओके। और ये वायरस बैट से एक साइवेट जो एनिमल होता है और साइवेट से मैन में फैला था, ह्यूमन बीइंग में फैला था। तो इस वायरस में डेथ रेट ज़्यादा था। डेथ रेट इसका अराउंड 10% था। ओके। और उसके बाद में यही वायरस मर्स नाम से आया, जो कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते थे इसको। ये सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर था, ओके। पर इसका डेथ रेट अराउंड 34% था। लेकिन अभी जो हमारा ये कोविड-19 नाम इसलिए है कि ये सन 2019 में इसका पता चला, तो हमने इसको नाम दिया कोविड-19। जी। एक्चुअली इसको हम सार्स कोवर्जन 2 भी बोल सकते हैं। तो ये इस वायरस में ये बैट से पेंगुलिन में आया और पेंगुलिन से ह्यूमन में आया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये वायरस का डबल म्यूटेशन हुआ। एक तो एनिमल में म्यूटेशन हुआ, फिर ह्यूमन में म्यूटेशन हुआ, और उस म्यूटेशन होने के कारण ये वायरस ह्यूमन वायरस बन गया और ये अभी ह्यूमन से ह्यूमन में ही फैल रहा है। एक्चुअली अभी एनिमल से ह्यूमन में तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो ये तो वुहान से शुरू हुआ और पेंडेमिक हो गया, पूरे विश्व में ये अभी फैल चुका है। तो क्योंकि अभी एनिमल्स तो ट्रेवल करेंगे नहीं, जो ह्यूमन बींग्स हैं इधर एक देश से दूसरे देश गए और ऐसे ये फैलता चला गया इन्फेक्शन। और वुहान से शुरू हुआ और पूरे विश्व में ये वायरस चला गया। लेकिन इसमें ये है कि इस वायरस में जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब जो डेथ रेट है, वो पहले जो इन्फेक्शन हुए पहले कोरोना वायरस से बहुत कम है। इसमें अडल्ट में डेथ रेट अराउंड 3 to 4% है और बच्चों में इसका डेथ रेट लेस देन 1% है। ठीक। और इसके जो फीचर्स हैं वो फ्लू जैसे ही हैं और इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है जी। जी। और ये वायरस जैसे कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जो लोग स्नीजिंग किया, छींकने के बाद में जो ड्रॉपलेट एयर में आए, वो ड्रॉपलेट हमारे नोज के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स में जाने के बाद में इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक वायरस से मिलियंस में वायरस बन जाते हैं और जो हमें बीमार करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट किया इसलिए मैं ट्रीटमेंट को लेकर भी समझना चाह रही थी कि आप लोग ट्रीटमेंट में क्या कुछ आपका ट्रीटमेंट रहता है, मतलब उसमें क्या कुछ आप लोग करते हैं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर आइसोलेशन वार्ड में पहुंच गए, जैसे अब उनके लिए जैसे आईसीयू वेंटिलेटर, जैसे लोगों को लगता है कि वेंटिलेटर पर एक बार जाने के बाद आप जिंदा आएंगे कि नहीं ये नहीं पता, तो लोगों ने उस आइसोलेशन वार्ड को भी एकदम वेंटिलेटर के तौर पर देखना शुरू कर दिया। तो मैं चाहूंगी कि इसलिए आप ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बताएं कि क्या कुछ रहता है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटिव ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जो भी अभी प्रोटोकॉल्स आए हैं, डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल्स हैं, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक के प्रोटोकॉल्स हैं, अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक के प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स आए हैं उनमें एक्चुअली ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। मतलब अगर किसी को फीवर है तो फीवर के लिए ट्रीट मतलब करना है, सपोर्टिव कफ है ट्रीटमेंट कफ के देते लिए हैं। ट्रीट करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम लोगों में है। अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें, जो चाइल्ड एज ग्रुप है, बच्चों में वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि इसमें अराउंड 4% जो बच्चे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, 50% बच्चे हैं जो सिम्प्टोमेटिक जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, और 39% बच्चों में मॉडरेट सिम्टम्स हैं, और सीवियरिटी सिर्फ 5% में है, और क्रिटिकल सिर्फ 0.6% है। तो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट क्रिटिकल कंडीशन में ही होती है। अच्छा, तो डरने की जी, क्योंकि आप छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं और आप उनको, ये जो हम एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट भी एक न्यू बॉर्न बेबी आएगा जिसका आपने ट्रीटमेंट किया है। तो हमारी बहुत से डॉक्टर से बातचीत हुई, उनका कहना यह था कि बहुत लेस चांसेस होते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन से उनके बच्चे तक ये इन्फेक्शन पहुंचे, वायरस संक्रमण पहुंचे। तो ऐसा क्या कुछ रहा होगा, क्योंकि आपने तो जाहिर सी बात है पूरा स्टडी किया होगा, ऐसा क्या कुछ रहा होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी तक ये इन्फेक्शन पहुंच गया एक माँ के जरिए। एक्चुअली ये इन्फेक्शन वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से बेबी में, मतलब जब बेबी मदर के मतलब यूट्रस में था उस समय फैलना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली
ये नहीं कहा जा सकता कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ स्टडीज में देखा गया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी रहता है उसमें कोरोना वायरस था, लेकिन बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये अलग बात है। तो अभी इस पे स्टडी बहुत सारे लोग स्टडीज कर रहे हैं, उसमें चल रहा है, उसमें आगे पता चलेगा। लेकिन जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है मदर से बच्चे में, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैल रहा है। अच्छा, बच्चों में कुछ अलग तरह के लक्षण होते हैं या फिर जिस तरीके से बाकी लोगों के लिए है कि बुखार है अगर उनको, या फिर बच्चों में भी, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी कहते हैं कि बहुत ही वीक होती है जब वो छोटे होते हैं, तो ऐसे में क्या Yes. उनको भी सांस लेने में तकलीफ होती है या उनके किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं? एक्चुअली बच्चों में हमें एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर न्यूबॉर्न है, जो अभी नवजात शिशु है और उसमें मदर पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव के बाद में अगर हमें बच्चे में हमें सिम्टम्स देखना है कि कहीं बच्चा नीला तो नहीं पड़ रहा है, मतलब साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, बच्चे की अच्छा। एक्टिविटी कैसी है, हाँ। बच्चा फीड ले रहा है नहीं ले रहा है, बच्चा डल है मतलब एकदम लेथार्जिक है, फीड रिफ्यूज कर रहा है और उसका सांस बहुत तेज ले रहा है, मतलब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डिफिकल्टी हो रही है अगर बच्चे को अच्छा। ब्रीदिंग की, तो उसमें हम सस्पेक्ट करेंगे और उसको हम ऐसे बच्चों को अपने एनआईसीयू में रखेंगे ऑब्जर्वेशन में। और उनको अगर जो भी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली वेंटिलेटर में भी बहुत टाइप के वेंटिलेटर होते हैं। एक तो वेंटिलेटर होता है जिसमें हमें सांस की नली में ट्यूब डालनी पड़ती है, एक वेंटिलेटर जो ये हम इसको इन्वेसिव बोलते हैं, और जो नॉन इन्वेसिव होता है उसमें जस्ट एक छोटा सा मास्क लगा के ऑक्सीजन देते हैं। तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उनका बच्चा कौन किस टाइप के वेंटिलेटर पे है। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जब बच्चा रहता है तो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे 24 टू 48 आवर्स में रिकवर हो जाते हैं। जी। अच्छा, कौन से बच्चों में ज्यादा कोविड के चांसेस रहते हैं? कोविड के चांस, जैसे कि अगर बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है? जी। जैसे हमारे जो घर में बच्चे हैं, तो बच्चों में हमें देखना है कि उनको सर्दी जुकाम बुखार सामान्यतः तौर पर हर बच्चे को साल में 2-3 बार हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में इस कंडीशन में 2-3 बार हुआ और 2-3 दिन या 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं ऐसे जी। बच्चे। जी। लेकिन अगर यही बच्चों को जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं 10 से 12 बार आते हैं साल में, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चलता है कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। या फिर जो बच्चे माल नरिश्ड हैं, मतलब हम बोलेंगे कि कुपोषित बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे जिनका जन्म के समय वजन बहुत कम था, जो बच्चे एनआईसीयू में एडमिट थे या वेंटिलेटर पे थे, या जिन बच्चों का वजन बहुत कम था, इन बच्चों को ज्यादा चांस हो सकते हैं। और जैसे कि कोई बच्चा है जिस बच्चे को टीबी हो चुका है, टीबी का ट्रीटमेंट लिया है, दमा अस्थमा ऐसी कोई बीमारी रही है, कोई बच्चा है जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है जिसको कार्डियक मतलब हार्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बच्चा है जिसको खून की कोई बीमारी है, इसके लिए खून बदलना पड़ता है, जैसे कि थैलेसीमिया अपने इंडिया में बहुत कॉमन है। बिल्कुल। हाँ। तो ये बच्चे इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, तो इनमें ये बीमारी थोड़ी घातक हो सकती है। इनका हमें स्पेशल ध्यान रखना है ऐसे बच्चों का। तो बच्चों के लिए जो माएँ हैं वो किस तरह का डाइट और न्यूट्रिशन रखें? हाँ, डाइट और न्यूट्रिशन में पहले तो जो नवजात शिशु हैं, तो अभी तक जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी कंट्री के, इवन डब्ल्यूएचओ के, किसी में ये नहीं कहा गया है कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। एक्चुअली बच्चे को माँ का दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली न्यूट्रिशन, जो पूरा न्यूट्रिशन जो नवजात शिशु को वो माँ के दूध से ही मिलता है। और हम बोलते हैं कि जो मदर जो ब्रेस्ट फीड है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है बेबी के लिए। तो उससे अराउंड बहुत सारी बीमारियां माँ के दूध से ही कम हो जाती हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है मदर का फीड कराने से। तो हमें मदर का फीड जरूर कराते रहना चाहिए। और जो बड़े बच्चे हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे जिन्होंने खाना शुरू कर दिया है, जो बच्चे डाइट पे हैं, तो उनका हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को टाइम से खाना जाना चाहिए, बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। जो ब्रेकफास्ट का टाइम है तो उनको ब्रेकफास्ट देना है, लंच का टाइम में लंच जाना चाहिए और डिनर के टाइम में डिनर। अभी जैसे कि लोगों ने सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप मीडिया में लोगों को जैसे पता चल गया कि ट्रीटमेंट में विटामिन डी दे सकते हैं, विटामिन ई दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, विटामिन ए दे सकते हैं, तो लोगों ने मार्केट से टैबलेट्स खरीदना शुरू कर दिए। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है लोगों को। आप घर में ही ये सब चीजें दे सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ऑरेंज लिया, गुआवा लिया और मौसमी लिया, तो इनमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अगर आप बच्चे को अखरोट खिलाते हैं तो अखरोट से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और अगर आप काजू खिलाते हैं तो बच्चे को जिंक मिल जाएगा। और बादाम और ये मूंगफली है, पीनट्स खिलाते हैं तो उससे बच्चे को विटामिन ई मिल जाएगा। और कैरेट है, आम है, और जो हरे सब्जी वाली जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये खिलाने से विटामिन ए मिल जाएगा। तो ऐसे मार्केट से कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट खरीदने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है। अच्छा, बच्चों को बस यही आदतें सिखानी है, मतलब इसके अलावा और क्या कुछ अच्छी आदतें बच्चों को इस दौरान में सिखानी चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं इस कोरोना से?
यस, एक्चुअली हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कोरोना क्या है, हम्म। कि कोरोना से हमें कैसे बच सकते हैं। अगर हम बच्चों से बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि लोगों से दूर रहना है, क्राउड में नहीं जाना है। और हम्म। जब हम उनको स्नीजिंग आती है, छींक आती है, तो उनको हैंकरचीफ रखना चाहिए और हम्म। वो यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे कि उनके पास नहीं है तो वो साइड से छींक के ये इस पोजीशन में शोल्डर में छींक सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में यही सबसे कम है जिससे कि इन्फेक्शन दूसरों को नहीं फैलेगा। खुद को हम्म। बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अभी अनलॉक हो गया है, तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो जो हम्म। वो लोग घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर जाने के बाद में कहीं वो एक्सपोज होते हैं और वापस घर में आते हैं, तो घर में आने के बाद उन्हें ध्यान रखना चाहिए, पूरे कपड़े चेंज करना है, अच्छे से हाथ मुंह धोकर ही घर में जो भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या घर में कोई भी जो चीज़ है उनको तभी टच करना है जब वो पूरा अच्छे से हाथ साफ कर लेते हैं। उसके बाद में इनको ये सब बच्चों को टच करना चाहिए। इससे हम अपने हम्म। बच्चों को बचा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से जो बड़े लोग होते हैं आमतौर पर आजकल ये हो रहा है कि उन लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो क्या इसी Yes. तरह से अगर कोई भी सस्पेक्टेड बच्चा है या फिर अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या उनको भी होम क्वारंटीन किया जा सकता है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये प्रॉपर डाइट और इस सब के जरिए क्या उनको भी ट्रीट किया जा सकता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के जरिए घर पर ही? बिल बिल्कुल, हमें पहले देखना है कि हमारे बच्चे में लक्षण क्या हैं, जो कि लक्षण हैं कि जो जनरल फ्लू वाले लक्षण हैं, कफ है, कोल्ड है, फीवर है, हम्म। और बच्चे को हो सकता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो, सोर थ्रोट होता है, मतलब गले में दर्द होता है बच्चे को, मसल हम्म। पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है बच्चे को, और गर्दन कभी-कभार कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है जो कि असामान्य लक्षण हैं इसके, गर्दन टाइट होती है और डायरिया, ये सब असामान्य लक्षण है। कुछ बच्चों में देखा गया है कि रैशेस आ जाते हैं, मतलब धब्बे जैसे पड़ने लगते हैं। कुछ हम्म। बच्चों में देखा गया है कि उनकी स्किन पील होने लगती है। तो ये सब थोड़े असामान्य लक्षण हैं, इनका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे में सिम्टम्स है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि बच्चे को कोविड टेस्ट कराना है, उसके बाद में बच्चा कोविड पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कौन से स्टेज में है। तो हम हम्म। बोलते हैं कि माइल्ड स्टेज में है या मॉडरेट है, सीवियर है। जी। तो माइल्ड मतलब बहुत ही थोड़े सिम्टम्स हैं, जस्ट बच्चे को फीवर है और खांसी है, निमोनिया जैसा नहीं लग रहा है। मॉडरेट का मतलब है कि बच्चे को फीवर भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है और निमोनिया के फीचर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग हम्म। डिफिकल्टी है, और सीवियर में ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में बच्चों को घर पे रखा जा सकता है। अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो आप बच्चे को घर में रख सकते हैं। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बच्चे के शरीर की ऑक्सीजन मात्रा को चेक किया जा सकता है। ओके। अगर आपके पास उसकी सुविधा है तो आप घर में लगा सकते हैं। अदरवाइज बच्चे को सुपरविजन में रखें। बच्चे को मतलब एक डॉक्टर्स के पास जाता है तो डॉक्टर को एडवाइस देनी चाहिए कि क्या क्या इसके रिस्क, मतलब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि बच्चे को कब अस्पताल लेके आना है, बच्चे को अगर सांस लेने में दिक्कत है, बच्चे को परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है, बच्चे को फीड नहीं ले रहा है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है, ऐसी कंडीशन में दोबारा वो लेके जा सकते हैं। नहीं तो बच्चे को होम क्वारंटाइन रख सकते हैं। एक्चुअली 5 to 7 डेज में हम्म। जो इसके फीचर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो अच्छा, जाने लगते हैं। और आप जल्दी से एक और सवाल, क्योंकि माओ को आमतौर पर रहता है कि उनके बच्चों की कहीं डेवलपमेंट पे कोई असर ना पड़े, तो क्या उस पर कोई असर पड़ता है जल्दी से? नहीं, एक्चुअली इसमें तो अभी कहने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी स्टडीज करनी है। अभी ये तो ओके। नया नया वायरस, मतलब नई बीमारी में थोड़ा टाइम लगेगा इसके जानने में। लेकिन आमतौर पर अभी तक जो देखा गया है, बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंट पे, एज सच मतलब कोई मानसिक इस तरह के अभी स्थिति तक पे वो कुछ नहीं ऐसा आए हैं। कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो बच्चा वेंटिलेटर पर रहता है, वेंटिलेटर पर रहने के टाइम में अगर बच्चे को कोई हाइपोक्सिक इंजरी, मतलब बच्चे के ऑक्सीजन कमी होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी से अगर कुछ ब्रेन डैमेज होता है अगर, तो उस कंडीशन में कुछ बच्चे को ओके। डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। नहीं तो वायरस से कुछ सीधा असर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवम बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल ई चर्चा में ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।